国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन की ऐतिहासिक कहानियां और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुधार और बहुपक्षवाद पर वांग यी और मिशेल बैचेलेट की चर्चा। 2029 तक चीन में विकसित होंगे कई स्वदेशी 6G प्रौद्योगिकी समाधान और 2026 विश्व महापौर संवाद पेचिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को राजधानी पेचिंग में संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव पद की उम्मीदवार और चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट से मुलाकात की। इस दौरान मिशेल बैचेलेट ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को सुधारों के माध्यम से अपने मूल सिद्धांतों की ओर लौटना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधिकार को बनाए रखना चाहिए और अधिक कार्रवाई उन्मुख बनना चाहिए। उन्होंने शांति, विकास और मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के 3 प्रमुख स्तंभ बताते हुए इनके समन्वित विकास पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वह एक चीन नीति का दृढ़ता से समर्थन करती हैं और बहुपक्षवाद तथा संयुक्त राष्ट्र के प्रति चीन के योगदान की सराहना करती हैं। वांग यी ने कहा कि चीन सुधारों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावशाली और सशक्त बनाने के लिए सभी देशों के साथ सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संगठन के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और अगले महासचिव का चुनाव आने वाले 5 से 10 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के सुधार एवं विकास की दिशा तय करेगा। इसके साथ ही यह चुनाव सदस्य देशों, विशेषकर वैश्विक दक्षिण के देशों के हितों को भी प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि चीन जिम्मेदार और रचनात्मक रवैये के साथ इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगा ताकि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सक्रियता को और मजबूत किया जा सके। लाओस की जन क्रांतिकारी पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव राष्ट्रपति थोंगलुन सिसोलिथ ने 3 जून को ज़ेजियांग प्रांत के हुचो शहर की आंची काउंटी का दौरा किया और हरित विकास के सफल अनुभव की जानकारी ली। बताया जाता है कि आंची काउंटी का यू गांव स्वच्छ जल और हरे भरे पहाड़ अमूल्य संपत्ति है, वैज्ञानिक शोध का स्रोत है। इस विचारधारा के सहारे यू गांव सुंदर पारिस्थितिकी, फलते फूलते उद्योग और खुशहाल जीवन के अनवरत विकास के रास्ते पर चल रहा है। यात्रा के दौरान थोंगलोन ने प्लास्टिक के रूप में बांस प्रदर्शनी केंद्र का दौरा भी किया। आंची काउंटी बांस टाउनशिप के रूप में मानी जाती है। बांस से न केवल आंची काउंटी का हरित विकास बढ़ाया गया बल्कि स्थानीय ग्रामीण उद्योग का पुनरुद्धार भी हुआ। 3 जून को चीन और वियतनाम के कार्य समूहों ने समुद्री कार्यों को लेकर नए दौर का परामर्श आयोजित किया। चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा एवं समुद्री मामलों के प्रतिनिधि हु वेई और वियतनाम के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सीमा आयोग के निदेशक ग्वेन डांग थांग ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की। परामर्श में दोनों पक्षों ने पेइपो खाड़ी के बाहरी जल क्षेत्र के सीमांकन और दक्षिण चीन सागर के संयुक्त विकास पर गहन विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से दोनों देशों के नेताओं द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण सहमति को गंभीरता से लागू करने, पेइपो खाड़ी के बाहरी जल क्षेत्र के सीमांकन और दक्षिण चीन सागर के संयुक्त विकास में एक साथ तेजी लाने और जल्द से जल्द ठोस प्रगति हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही। चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 6G नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय और प्रांतों के सहयोग से एक विशेष पायलट परियोजना शुरू करेगा।
इस कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2029 तक मंत्रालय प्रांतीय सहयोगात्मक पायलट कार्यक्रम के जरिए कई स्वतंत्र और नवोन्मेषी 6G प्रौद्योगिकी समाधान विकसित किए जाएंगे। साथ ही नए और संभावनाशील व्यावसायिक अनुप्रयोग परिदृश्यों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा विभिन्न प्रकार के नए टर्मिनल उत्पाद बाजार में लाए जाएंगे। इससे 6G के व्यवसायीकरण को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद है। बताया गया है कि इस पायलट कार्यक्रम के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह, इंटरनेट और वायरलेस सेंसिंग के साथ एकीकृत संचार प्रौद्योगिकियों तथा सिस्टम आर्किटेक्चर पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 6G के निर्माण और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में भी सहयोग को मजबूत किया जाएगा। चीनी राज्य परिषद के प्रेस कार्यालय के मार्गदर्शन में 2 से 3 जून तक चीन की राजधानी पेजिंग में 2026 विश्व महापौर संवाद पेजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मोरक्को, सेशेल्स, ट्यूनीशिया और सेनेगल सहित 6 अफ्रीकी देशों के 30 से अधिक महापौरों और नगर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पेजिंग के शिवशुई स्ट्रीट पर पारंपरिक चीनी चाय कला और सुलेख का अनुभव किया। चोंगक्वानसुन अंतर्राष्ट्रीय नवाचार केंद्र में उन्होंने स्मार्ट टूर गाइड और प्रकाश एवं छाया के गहन अनुभवों जैसे सांस्कृतिक और तकनीकी परिदृश्यों के अनुप्रयोग की गहन समझ हासिल की। साथ ही ये पता लगाया कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार सांस्कृतिक पर्यटन के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को सशक्त बनाती है। चीनी तिब्बती अध्ययन अनुसंधान और राष्ट्रीय तिब्बत संबंधी उच्च स्तरीय थिंक टैंक के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देना विषय पर बुधवार को देश की राजधानी पेजिंग में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के संयुक्त मोर्चे कार्य विभाग के प्रमुख ली कांचे ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और संबोधन दिया। इस मौके पर ली कांचे ने कहा कि चीन तिब्बती अध्ययन अनुसंधान केंद्र की स्थापना के पिछले 40 वर्षों में केंद्र ने तिब्बती अध्ययन के अनुसंधान क्षेत्र में समन्वय और नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पार्टी की तिब्बत संबंधी वैश्विक रणनीति को आगे बढ़ाने, चीन की स्वतंत्र तिब्बती अध्ययन ज्ञान प्रणाली के निर्माण तथा शैक्षणिक प्रभाव और प्रसार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे तिब्बती अध्ययन के अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संगोष्ठी में शीजांग स्वायत्त प्रदेश, सचुआन, यूनान, कांसू और छिंगाई सहित विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों और देश भर के कई तिब्बती अध्ययन विद्वानों ने भाग लिया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी PBOC ने 3 जून को घोषणा की कि उसने मिस्र के केंद्रीय बैंक के साथ द्विपक्षीय मुद्रा अदला बदली समझौते के नवीनीकरण कर लिया है। इस समझौते के तहत अदला बदली की राशि 18 अरब युआन से बढ़कर 30 अरब युआन कर दी गई है। यह समझौता 3 वर्षों के लिए वैध रहेगा और दोनों पक्षों की सहमति से इसकी अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकेगी। PBOC के अनुसार इस नवीनीकरण और विस्तार से दोनों देशों के बीच मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। साथ ही चीन और मिस्र के बीच स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाने में मदद मिलेगी तथा वित्तीय बाजार की स्थिरता बनाए रखने में भी सहयोग मिलेगा। चीन के कांसू प्रांत के तुनहुआंग शहर में सीनोलॉजिस्ट का 30वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां लगभग 70 देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि चीनी और विदेशी सभ्यताओं के एकीकरण जैसे विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। दुनिया भर के सीनोलॉजिस्ट भी अनेक यात्राओं और अनुभव गतिविधियों के माध्यम से चीन की गहरी समझ हासिल करते हैं। CPC केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के एक संबंधित अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक सभ्यतागत विभाजन अक्सर उभर रहे हैं और चीनी और विदेशी सभ्यताओं के ज्ञान को एकत्रित करने और दुनिया के लिए साझा समृद्धि प्राप्त करने के तरीकों को पता लगाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है।
आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है सुप्रसिद्ध चित्रकार कू खायची की विमल कीर्ति। खायची लगभग 345 से 406 ईस्वी का दूसरा नाम कू छांगखांग था। वे चिनलिंग के उशी, वर्तमान चियांगसू प्रांत के उशी नगर के निवासी थे। वे पूर्वी चिन राजवंश काल के एक अत्यंत प्रसिद्ध चित्रकार गिने जाते थे। प्राचीन काल में ही लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। समीक्षकों के अनुसार चित्रांकन करते समय कूची चलाने की उनकी शैली चुस्त, शक्तिशाली और क्रमबद्ध होती थी, मानो वसंत में रेशम के कीड़े अपने तंतु से निकल रहे हों, अथवा वासंती मेघ नीले आकाश में उड़ रहे हों, अथवा पानी के बहाव पृथ्वी पर मनमाने बह रहे हों। उनकी कलाकृतियां देखते ही लोगों के हृदय में स्वतः ही संतोष और ताजगी का भाव जागृत हो जाता है। ये सत्य हम उनकी प्रतिनिधि रचना लुओशुई नदी की देवी में गहन रूप से अनुभव कर सकते हैं। लुओशुई नदी की देवी की विषय वस्तु 3 राज्यकाल 220 से 280 ईस्वी के कवि छाओची की इसी नाम की प्रसिद्ध कविता पर आधारित है। सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ छाओ छाओ के तीसरे पुत्र छाओची 3 राज्यों में से एक वेई राज्य के संस्थापक छाओफी के सगे भाई थे। कहा जाता है कि दोनों भाई एक साथ सामंती प्रभु युआनशाओ की पतोहू चन को बहुत चाहते थे। जब छाओ छाओ ने युआनशाओ को पराजित कर दिया तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू के रूप में चन का विवाह छाओफी के साथ करवा दिया। किंतु चन अपने नए पति छाओफी को नहीं चाहती थी। वो असंतुष्ट बनी रही और थोड़े दिनों बाद वो चल बसी। ये जानकर छाओची शोक में डूब गए और उन्होंने उपयुक्त कविता लिखी। कविता में छाओची ने पौराणिक कथा में वर्णित लुओशुई नदी की देवी से भेंट के माध्यम से श्रीमती चन के प्रति अपना गहरा प्रेम भाव प्रकट किया है। लुओशुई नदी की देवी इसी विषय को लेकर चित्रकार कू खायची ने छाओची के प्रेम भाव को साकार रूप दे दिया। अपनी सर्वप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला में कू खायची ने उस देवी के अनेक रूप बनाकर दर्शाया कि कभी वो लहरों के ऊपर तैर रही थी तो कभी बादलों के बीच। उसके हाव भाव में कल्पना की उच्चतम उड़ानें भरी हुई थीं। यहाँ तक कि उसकी आस्तीनें और कमरपेटी भी देखने में आकाश में उड़ रही लगती थीं। ये पूर्णतया कू खायची की अपनी विशिष्ट शैली थी। प्राचीन चीन कला भावनाओं के प्रकट करने पर बल देती थी।
इस परंपरा का अनुसरण करते हुए कू खाइचू ने इस चित्र श्रृंखला के पहले भाग में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय इस प्रकार दिया। संध्या की लाली में ख्याओचू अन्य अनेक लोगों के साथ लुओशुई नदी के किनारे पर खड़े थे। ठीक उसी समय लुओशुई नदी की देवी उभरती हरी लहरों के ऊपर अनमनी सी अकेली आ पहुंची। उनके दोनों नेत्र चिंता और प्रेम के भावों से ओतप्रोत थे। स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि देवी अपनी असीमित स्मृतियों की उदासी को साथ लिए आते ही वापस लौट जाना चाहती थी। उधर भड़कीले वस्त्रों में शोभायमान ख्याओचू किनारे पर खड़े हुए थे और उनके नेत्रों से भी श्रीमती चन की गहरी याद और दुख की किरणें फूट निकल रही थीं। भावनाओं के प्रकटीकरण पर बल देने वाली इस प्रकार की शैली कू खाइचू के चित्रांकन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। कू खाइचू मुख्यतः अपनी कृतियों में आंखें बनाने की तकनीक पर बहुत अधिक ध्यान देते थे। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार एक बार कू खाइचू ने किसी के लिए एक व्यंजन चित्र बनाया। उस चित्र में 3 राज्यकाल के कवि रुआनशु और शु खांग की आकृतियां बनाई गई थीं, किंतु उन दोनों कवियों के नेत्रों में पुतलियां नहीं थीं। ये देखकर पंखे के स्वामी ने कू खाइचू से पूछा कि उन्होंने पुतलियां क्यों नहीं बनाई थीं। कू खाइचू ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया था, भला मैं पुतलियां कैसे खींच सकता हूं? मान लीजिए यदि मैं उन्हें खींच दूं तो वे दोनों जीवित होकर आपके सामने ही मुंह खोलकर बोलने लग जाएंगे। एक और कथा है, कू खाइचू एक अरसे तक चिंगचौ जिले के मुखिया इन चुंग खान के अधीन सचिव के पद पर बैठे थे। वहां उन्होंने इन चुंग खान की एक मानव आकृति बनानी चाहिए, लेकिन अपनी आंखों की बीमारी का विचार करके मुखिया इन चुंग खान ने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। इन चुंग खान को डर था कि चित्र देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इन चुंग खान का ये विचार कू खाइचू ने भांप लिया और खुले मन से उन्हें समझाया, आप आंखों की बीमारी की चिंता मत कीजिए। चित्र बनाते समय मैं कनिनिका को अन्य लोगों की तरह सुस्पष्ट और सुंदर रूप दे दूंगा। फिर उन पर सूखे ब्रश को हल्के से एक बार मल दूंगा। इस प्रकार आपकी आंखों की विशेषता और सुंदरता दोनों साथ साथ स्पष्ट प्रतीत होती है। हल्के मेघ के पीछे छिपे चंद्रमा की भांति वे मनोहर लगेंगी। ये सुनकर इन चुंग खान को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपना चित्र बनाने की कू खाइचू की इच्छा पूरी की। इस कथा से हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कू खाइचू के चित्र बनाते समय नेत्र चित्रित करने की कला कितने उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। कू खाइचू की चित्रकला इतनी अद्भुत ऊंची श्रेणी तक कैसे जा पहुंची थी? स्पष्ट है कि ये एक ही सांस में अथवा कुछ वर्षों में पूरा हो सकने वाला आसान काम नहीं है। ये तो दशाब्दियों तक दिन रात अथक परिश्रम से अभ्यास करने का फल हुआ करता है। कहा जाता है कि बचपन में ही कू खाइचू की मां का निधन हो चुका था। थोड़ा होने पर कू खाइचू नित्य अपने पिता से अपनी मां की रूप आकृति के विषय में पूछने में थकते नहीं थे। बेटे के अपनी मां के प्रति गहरे स्नेहपूर्ण आदर से प्रभावित होकर पिता अपनी पत्नी के रंग रूप और
साज श्रृंगार के विषय में उसे विस्तार से बताते रहे। कू खाई चिर ने पिता की बातें सुनकर उन्हें अपने दिल की गहराई में छिपा रखा। जब वे 8 वर्ष के हुए तो एक दिन कू खाई चिर ने अचानक पिता से मां का चित्र बनाने के लिए ब्रश और स्याही मांगी। पिता ने उत्तर दिया, जब तुमने अपनी मां की शक्ल ही नहीं देखी तो तुम उसका चित्र कैसे बना सकते हो? जवाब में कू खाई चिर ने कहा, आपने जो सब मुझे बताया है उसी के अनुसार मैं आपको अपनी मां का चित्र बनाकर दिखाऊंगा। एक बार विफल हुआ तो दूसरी तीसरी बार खींचने की कोशिश करूंगा। जब तक हूबहू मां की शक्ल जैसी नहीं बना लूंगा मैं उनका चित्र बनाता रहूंगा। इस प्रकार कू खाई चिर दिन रात मां का चित्र बनाने में जुट गए। जितनी बार चित्र तैयार हुए उनमें पिता की सलाह के अनुसार सुधार किए गए। धीरे धीरे वो चित्र उनकी स्वर्गीय माता की आकृति से मिलने लग गया। अब मुख्य प्रश्न केवल ये रह गया था कि चित्र में उनकी दोनों आंखें ठीक नहीं लगती थीं। कू खाई चिर इस चिंता में पड़ गए। इस कमी को पूरा करने में उन्होंने लगातार 2 वर्ष का समय लगाया। अंत में एक दिन वे अपनी मां का चित्र लेकर फिर एक बार पिता को दिखाने गए। इस बार उसे देखकर पिता आश्चर्य में पड़कर वाह और शाबाश कह उठे। उन्होंने कहा, बिल्कुल तुम्हारी मां के चेहरे जैसा लग रहा है, एकदम मिलता है, विशेषकर ये दोनों आंखें। उपर्युक्त कहानी से पता चलता है कि कितनी कड़ी मेहनत के बाद ही कू खाई चिर मानव आकृति बनाते समय आंखों का चित्र बनाने की उच्चतम तकनीक हासिल कर सके थे। कू खाई चिर तत्कालीन राजधानी चेनखांग वर्तमान चियांगसू प्रांत के नानचिंग में किसी सरकारी पद पर काम करने गए। उस समय वेइली नामक एक साधु एक बड़ा मंदिर बनाने के लिए चंदा जुटा रहा था। आमतौर पर अफसर 1 लाख सिक्कों से कम ही दान दिया करते थे, किंतु नौजवान कू खाई चिर ने दान पत्र में अपने नाम पर 10 लाख सिक्के लिख डाले। भिक्षु वेइली को विश्वास नहीं आया कि कू खाई चिर के पास से इतना अधिक चंदा मिल सकेगा। कू खाई चिर ने उसे समझाया, चिंता मत करो, मंदिर के सामने एक दीवार खड़ी करो, उस पर मैं एक भित्ति चित्र बनाऊंगा। जब वो भित्ति चित्र तैयार हो जाएगा तो 10 लाख सिक्के अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। वेइली ने अविश्वासपूर्वक कू खाई चिर के कहने के अनुसार प्रबंध कर दिया। महीने भर तक कू खाई चिर बाहरी दुनिया से सभी संबंध तोड़कर मंदिर के निर्माण स्थल में ही रहकर वहां भित्ति चित्र बनाते रहे। अंत में जी लगाकर उन्होंने भारतीय महास्थविर विमल कीर्ति का चित्र बनाया। जब यह काम समाप्त होने ही वाला था तो कू खाई चिर ने उस साधु से कहा, कल से लोगों को इस भित्ति चित्र का दर्शन करने दीजिए। मैं उनके सामने पुतली को साकार रूप देने का अंतिम कार्य पूरा कर लूंगा। पहले दिन दर्शन करने आए लोगों को 1 लाख सिक्के देने पड़ेंगे, दूसरे दिन आने वालों को 50,000 और फिर तीसरे दिन से दर्शक अपनी इच्छा के अनुसार दान दे सकेंगे। ये समाचार फैलते ही दर्शकों का तांता बंध गया। कू खाई चिर ने उन्हीं के सामने ही विमल कीर्ति की पुतलियां बनाई और क्षण भर में ही लोगों को ऐसा लगने लगा मानो कमरे में अचानक किसी विशेष प्रकाश की लहरें लहरा रही हों। विमल कीर्ति के दुबले पतले चेहरे, गहरी सोच में मग्न रंग रूप और चमकदार आंखों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा।
दर्शक प्रसन्नतापूर्वक अपना अपना दान देने लगे और शीघ्र ही 10 लाख सिक्कों से अधिक चंदा इकट्ठा हो गया। विरक्ति तीनों क्षेत्रों में परमोत्कृष्ट थे। चित्रकला के विषय में तो हम बता चुके हैं। अब हमें उनकी अन्य 2 विशेषताओं का परिचय करने की अनुमति दें। बुद्धिमत्ता से हमारा अर्थ कू खाय चिर की दक्षता की विविधता से है। वे न केवल अपनी प्रख्यात चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनका लिपि अंकन, उनकी कविता, गद्य पद्य और भाषण शक्ति भी असामान्य थी और वे सभी उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी थीं। लिपि यथेष्ट परिपक्व और सुंदर थी, किंतु खेद है कि उनकी अधिकांश लिपियां सुरक्षित नहीं रखी गईं और आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी थीं और वे एक ही बैठक में एक गद्य रचना लिख लिया करते थे। एक बार कू खाय चिर ख्वायची वर्तमान चर्चियांग प्रांत के शाओशिंग नगर से वापस लौटे। तभी किसी ने उनसे पूछा कि आपको वहां का प्राकृतिक दृश्य कैसा लगा। सुनकर कू खाय चिर ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, वहां तो सहस्त्र चट्टानें अपनी अपनी सुंदरता की होड़ में व्यस्त खड़ी हैं और उधर सरपट बहते हजारों प्रवाह। कुहासे से आच्छादित कोमल झाड़ देखने में ऐसे लगते हैं मानो मेघों का उदय हो रहा हो अथवा अस्तगामी सूर्य की लालिमा की लहरें प्रवाहित हो रही हों। कितना सुंदर और सजीव उत्तर था उनका। कविता की शब्दावली में इन अद्भुत वाक्यों को अब तक चीनी लोग दोहराते रहते हैं। और एक बार कू खाय चिर को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने वाले वरिष्ठ अधिकारी वान वन का निधन हुआ। कू खाय चिर उनकी अंत्येष्टि सभा में सम्मिलित होने गए और वहां गला फाड़कर रोए। वापस लौटने पर एक ने कू खाय चिर से पूछा कि आखिर वे इतना अधिक क्यों रोए थे। कू खाय चिर ने फौरन उत्तर दिया, मेरे अंतस का अंतर्नाद इतना प्रबल था कि मानो वो बिजली की तरह गरज कर पहाड़ों को तोड़ देना चाहता हो। मेरे आंसू इतने अधिक डबडबा रहे थे मानो समूची नदी का पानी तेजी से सागर से मिलने जा रहा हो। उपमा देकर किसी भी विषय को साकार बना देने में वे अत्यंत निपुण थे। निसंदेह उनकी इस क्षमता का उनके चित्रांकन पर भी गहन प्रभाव पड़ा था।
तक कू खायचुर के विरक्त हृदय का प्रश्न है, उसके भी दो उदाहरण उल्लेखनीय हैं। एक बार कू खायचुर उस काल के नामी विद्वान शेचान के साथ दरबार में रात्रिकालीन ड्यूटी दे रहे थे। रात लंबी थी और आसपास कहीं कोई मनोरंजन भी नहीं था। दोनों ने निर्णय लिया कि मकान के बाहर चांदनी में कविता प्रतियोगिता की जाए। प्रारंभ में दोनों पक्ष क्रमशः अपनी अपनी कविताएं सुनाकर आनंद ले रहे थे। शेचान ने कू खायचुर की कविता की जी खोलकर प्रशंसा की। कू खायचुर बहुत प्रसन्न हुए और उनमें अधिक से अधिक कविताएं बनाने का जोश उभर आया। आधी रात के बाद शेचान को थकावट लगने लगी। इस समय उन्होंने एक चाल चली। अपने किसी आदमी को कू खायचुर से कविता प्रतियोगिता करने अपने स्थान पर बैठा दिया और स्वयं चुपके से भीतर जाकर सो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि कू खायचुर को अपने मित्र शेचान के इस करतब का कोई पता नहीं चला और वे उस आदमी के साथ पांव फटने तक एक दूसरे को अपनी कविताएं सुनाते रहे। दूसरे दिन किसी के बताने पर ही कू खायचुर को ज्ञात हुआ कि शेचान ने उन्हें धोखा दिया था। उपर्युक्त कथा का अर्थ ये नहीं है कि कू खायचुर बड़े मूर्ख थे, बल्कि ये हमें बताती है कि अपने दोस्तों के प्रति कू खायचुर कितने निष्ठावान थे और अपने उद्देश्य के प्रति कितने दत्तचित्त रहते थे। एक और दस्तावेज में बताया गया है कि कू खायचुर और ह्वानशुएन, ह्वानवन का पुत्र, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। कू खायचुर ने अपने पूरी एक अलमारी भरे श्रेष्ठतम चित्रों को ह्वानशुएन के यहाँ न्यास में रख दिया। उन्हें निक्षिप्त करते समय अलमारी के दरवाजों पर मोहरबंद कागज भी लगाया गया था। लेकिन जब कू खायचुर उन्हें वापस लेने वहां गए तो उन्होंने देखा कि अलमारी में एक भी चित्र न था, यद्यपि मोहरबंद कागज ज्यों का त्यों वहीं पड़ा था। दूसरों की निगाहों में ये बात एकदम साफ थी कि ह्वानशुएन ने ही किसी तरीके से अलमारी खोली, चित्रों को चुरा लिया और फिर उसे बंद कर उस पर वही मोहरबंद कागज लगा दिया। किंतु कू खायचुर ने ऐसा नहीं कहा। उनका कहना था कि चूंकि उनके द्वारा रचित एक एक चित्र बहुत अच्छा था, इसलिए किसी भी समय वे सभी चित्र सजीव होकर देवी देवताओं की तरह आकाश में कहीं उड़ गए होंगे। बाद में कुछ लोग समझते थे कि कू खायचुर बड़े मूर्ख थे, किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। सच ये था कि ह्वान परिवार के पिता पुत्र दोनों पीढ़ियों से कू खायचुर की अच्छी तरह देखभाल करते रहे थे और कू खायचुर पर विश्वास करते थे। इसलिए कू खायचुर भी उनके साथ बने अपने संबंधों पर बहुत बल देना चाहते थे, भले ह्वानशुएन ने उनके प्रति मित्रता न निभाई हो। इसी विचार को ध्यान में रखकर ही कू खायचुर ने जानबूझकर उपयुक्त बात कही थी। अपने जीवन काल में कू खायचुर ने न जाने कितने श्रेष्ठ चित्र बना रखे थे। बड़ी खेद की बात है कि अधिकांश चित्र खो जाने के कारण आज उनके रचित चित्र बहुत ही कम देखने को मिल पाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आजकल प्रचलित कू खायचुर के तीनों चित्र, महिला अधिकारी द्वारा समझाना बुझाना, लुओशुई नदी की देवी और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और नैतिकता, वास्तव में कू खायचुर की कलाकृतियां न होकर बाद में अन्य लोगों द्वारा कू खायचुर के उक्त चित्रों की अनुकृतियां ही हैं। फिर भी इन अनुकृतियों का अध्ययन करके भी हम कू खायचुर की चित्रकला की विशेषताओं और उनकी शैली का सही मूल्यांकन
सुप्रसिद्ध चित्रकार कू खायचर की विमल कीर्ति। अगली बार हम आपके सामने फिर एक नई कड़ी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि फुरफुरिया राज्य से विदा लेकर गुरु और शिष्यगण पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर को देखकर सांचांग जिद करने लगा कि इस बार भिक्षा मांगने वह खुद ही जाएगा। शुकर ने भिक्षु रेतात्मा का सुझाव मान लिया। वह गुरुदेव के लिए भिक्षा, कमंडल, टोपी और चोगा उठा लाया। सांचांग सीधे उस घर के पास जा पहुंचा और उसे ध्यान से देखने लगा। वह एक शानदार जगह थी। चूंकि वहां कोई पुरुष नहीं था और केवल स्त्रियां ही दिखाई दे रही थी, इसलिए श्रद्धेय धर्माध्यक्ष को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की ओट में छिपकर चुपचाप खड़ा हो गया। सांचांग लगभग 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। वातावरण पूरी तरह से शांत था। कुत्तों की आवाज या मुर्गों की बांग भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं भिक्षा मांगकर कुछ भोजन नहीं जुटा सका तो मेरे शिष्य मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर गुरु ही भिक्षा मांगकर भोजन ना जुटा पाया तो भला शिष्यों में भगवान बुद्ध के दर्शन करने की आशा कैसे जागेगी। अब तो सांचांग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, पर उस समय उसके दिमाग में उठ रहे कुछ विचार भी ठीक न थे। वह पीछे की ओर पुल की तरफ चल पड़ा। वहां उसने देखा कुटीरों के आश्रम में एक मंडप खड़ा है। मंडप में 3 अन्य युवतियां अपने पांव से गेंद उछालकर करतब दिखा रही थी। सांचांग ने काफी देर तक उन्हें खेलते हुए देखा। फिर वह विवश होकर पुल पर जा पहुंचा और जोर से चिल्लाया, बोधिसत्वों, मेरा भाग्य मुझे भोजन की भिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ ले आया है। जैसे ही उन स्त्रियों ने सांचांग की आवाज सुनी, वे अपनी कसीदाकारी और कंदुक के खेल छोड़कर खुशी खुशी फाटक पर आ गईं और मुस्कुराती हुई बोली, परमादरणीय अतिथिवर, क्षमा करें, हमें आपका स्वागत सत्कार करने पहले ही आ जाना चाहिए था। आप हमारे निर्धन गांव में पधारे हैं। हम आपको घर के बाहर भोजन नहीं दे सकते। कृपया भीतर आइए और बैठिए। जब सांचांग ने यह सुना तो वह सोचने लगा, कमाल है, पश्चिमी क्षेत्र सचमुच भगवान बुद्ध की भूमि लगता है। यहाँ स्त्रियां भी भिक्षुओं को भोजन कराने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर रहती हैं, तो जरूर यहाँ के पुरुष भी भगवान बुद्ध के श्रद्धालु अनुयायी होंगे। सांचांग ने आगे बढ़कर स्त्रियों का अभिवादन किया और उनके साथ छप्पर की छत वाले कुटीरों के अहाते में चला गया। जब वह वहां एक मंडप के पास से गुजरा तो उसने देखा उसके दूसरी तरफ कोई इमारत नहीं है। एक स्त्री ने आगे आकर पत्थर का फाटक खोल दिया और थांग महाभिक्षु के अंदर आकर बैठने का अनुरोध किया। अंदर जाने के सिवाय उसके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने देखा सभी मेज कुर्सियां पत्थर की बनी हुई है और वातावरण में भारी घुटन है। यह सब देखकर श्रद्धेय धर्माध्यक्ष का माथा ठनका। उसने सोचा, यह एक अत्यंत अशुभ जगह लगती है। मुझे तो पूरा यकीन है कि यहाँ पिशाचों का वास है। फीकी मुस्कुराहट के साथ सभी स्त्रियों ने अनुरोध किया, कृपया बैठ जाइए श्रीमान जी। अब बैठने के सिवाय तो उसके सामने कोई और चारा नहीं था। कुछ देर में घबराहट के मारे उसका दिल बैठने लगा। स्त्रियों ने उससे पूछा, आप किस मठ से पधारे हैं महोदय, और किस वजह से भिक्षा मांग रहे हैं?
क्या आप सड़कों और पुलों की मरम्मत कराना चाहते हैं, मठ बनवाना चाहते हैं या स्तूपों में पूजा करवाना चाहते हैं, बुद्ध मूर्तियों को बनवाना चाहते हैं या बौद्ध सूत्रों की छपाई कराना चाहते हैं? क्या आप हमें अपनी दान पुस्तिका दिखा सकते हैं? श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने जवाब दिया, मैं दान एकत्रित करने वाला भिक्षु नहीं हूँ। स्त्रियों ने फिर से पूछा, अगर आप दान प्राप्त करने नहीं आए तो किस लिए आए हैं? सांचांग ने जवाब दिया, हमें पूर्व के महान थांग सम्राट ने पश्चिमी स्वर्ग के वज्र संघाराम से बौद्ध सूत्र लाने के लिए भेजा है। क्योंकि इस विशिष्ट जगह से गुजरते समय हमारे पेट खाली थे, इसलिए मैं आपकी कृपा से शाकाहारी भोजन लेने यहाँ चला आया। भिक्षा लेकर हम भिक्षु फिर से अपनी राह चल देंगे। सांचांग की बात सुनकर स्त्रियों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहा जाता है दूर देश के भिक्षुओं को बौद्ध सूत्रों का अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है। बहनों, जाओ, अतिथियों का अच्छे से सत्कार करो। जितना जल्दी हो सके इनके लिए कुछ शाकाहारी भोजन बना दो। 3 स्त्रियां थांग महाभिक्षु के साथ कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित विषयों की चर्चा करने लगी और बाकी 4 स्त्रियां रसोई घर में चली गईं। वहां उन्होंने अपने वस्त्र संवार कर आस्तीनें चढ़ा ली और चूल्हा जलाकर खाना पकाना शुरू कर दिया। वे मनुष्य की चर्बी में मनुष्य का गोश्त पका रही थी, जिसे काले रंग की पेस्ट में मिलाया गया था ताकि वह गेहूं का लासा लगे। साथ ही मनुष्य के भेजे को बीन पनीर के टुकड़ों की तरह काट कर तला गया था। ये दोनों पकवान पत्थर की मेज पर रखकर वे सांचांग से बोली, खाइए। हम लोग इतनी जल्दी में कुछ खास तो नहीं बना पाए, लेकिन इसी से गुजारा कर लें। इससे आपकी भूख जरूर शांत हो जाएगी। कुछ और पकवान हम बाद में तैयार करेंगे। जब सांचांग ने सूंघा तो उसे गोश्त की बदबू आने लगी। उसने खाने से मना कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, बोधिसत्वों, मैं जन्मजात शाकाहारी हूँ। स्त्रियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन महोदय, ये तो शाकाहारी भोजन ही है। सांचांग ने आश्चर्य जताते हुए कहा, अगर एक भिक्षु होकर मैं ऐसा शाकाहारी भोजन करूंगा तो भला भगवान बुद्ध के दर्शन करने और बौद्ध सूत्रों को लाने की उम्मीद कैसे कर सकूंगा? स्त्रियों ने कहा, परमादरणीय भिक्षुवर, एक भिक्षु होने के नाते आपके भोजन के बारे में अपनी पसंद जाहिर नहीं करनी चाहिए। सांचांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। महान थांग सम्राट के आदेशानुसार हमने पश्चिमी स्वर्ग जाने का रास्ता पकड़ा है। रास्ते भर हमने छोटे से छोटे प्राणी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सभी दुखी प्राणियों की रक्षा की है। प्राप्त होने वाले सारी खाने की चीजों को हमने अपने हाथ की उंगलियों से मुंह में डाला और अपने शरीर को रेशम के उन वस्त्रों से ढका जो हमें मिले। मैं अपने प्रति दया दिखाने वाले लोगों के उपहारों को अपनी पसंद के मुताबिक चुनने की हिम्मत नहीं कर सकता। स्त्रियों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही आप अपनी पसंद के मुताबिक चुनने की हिम्मत ना करें, लेकिन यह तो तय है कि आप केवल शिकायत करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आपको कुछ भोजन चाहिए तो आप जरूर खा लीजिए, और अगर वह मोटा और बेस्वाद भी हो तो भी बुरा ना माने। सांचांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं भोजन नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा प्रण न टूट जाए। मुझे उम्मीद है आप बोधिसत्व लोग एक बात याद रखेंगे, मनुष्य को बंधन मुक्त करना उसे काबू में रखने से बेहतर है। कृपया मुझे मेरी राह जाने दीजिए। अब क्या था, सांचांग ने उन स्त्रियों के शिकंजे से निकलने के लिए संघर्ष किया तो उन्होंने फाटक बंद कर दिया और उसे बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा, शिकार खुद ही हमारे पास चल कर आया है। तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुम्हारा यहाँ से निकलना बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अपान वायु को हाथ से ढकना संभव नहीं है। तुम आखिर कहाँ जा रहे हो? वे स्त्रियां रण कौशल में सिद्धहस्त थी और उनके हाथ पांव बहुत चुस्त थे। सांचांग को पकड़कर उन्होंने उसे भेड़ बकरी की तरह घसीटते हुए जमीन पर पटक दिया।
फिर उसे रस्सी से बांधकर छत की धरन से लटका दिया। सांचा चुपचाप यातना भोग रहा था और आंसू पी रहा था। बड़े अफसोस के साथ उसने सोचा, मैं कितना अभागा हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अच्छे लोगों से शाकाहारी भोजन मांगने नहीं, बल्कि यहाँ अपनी मौत को बुलावा देने आया हूँ। शिष्यों, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मेरा उद्धार कर लो। अगर 4 घंटे के अंदर तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को साधारण का नमस्कार। श्रोताओं को राकेशवत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने सिनेमा घर के बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 你平时喜欢听什么音乐？ आपको प्रायः कौन सा संगीत सुनना पसंद है? 我就爱听摇滚乐。 मुझे सिर्फ रॉक म्यूजिक पसंद है। 你最喜欢的歌手是谁？ आपको कौन सा गायक सबसे अधिक पसंद है? 这首歌最近特别流行。 ये गीत आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। शौथांग जी, मैं संगीत प्रेमी हूँ, इसलिए मुझे ये जानना चाहिए कि संगीत को चीनी में कैसे कहा जाता है। जरूर, संगीत को चीनी में कहा जाता है यिनयुए। यिनयुए। फिर चीनी में आपको प्रायः कौन सा संगीत सुनना पसंद है, कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 你平时喜欢听什么音乐？ 你平时喜欢听什么音乐？ 你 तुम या आप। 你 平时 आम समय प्रायः। 平时 喜欢 पसंद। 喜欢 什么 कौन सा। 什么 音乐 संगीत। 音乐？ 你平时喜欢听什么音乐？ 你平时喜欢听什么音乐? आपको प्रायः कौन सा संगीत सुनना पसंद है? आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你平时喜欢听什么音乐？
有时听民歌，有时呢听流行歌曲。 शाओथांग जी, मुझे सिर्फ रॉक म्यूजिक सुनना पसंद है। इसे चीनी में कैसे कहेंगे? 我就爱听摇滚乐。我就爱听摇滚乐。मैं 我就 सिर्फ 就爱听 सुनना पसंद है 爱听摇滚乐 rock music। 摇滚乐。 याद रहे रॉक म्यूजिक को चीनी भाषा में 摇滚乐 कहा जाता है। 摇滚乐。我就爱听摇滚乐。我就爱听摇滚乐。मुझे सिर्फ रॉक म्यूजिक पसंद है। आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 你平时喜欢听什么音乐？我就爱听摇滚乐。 शाओथांग जी, यदि मैं चीनी मित्र से पूछना चाहता हूँ कि उसे सबसे अधिक कौन सा गायक पसंद है, तो चीनी में कैसे पूछना चाहिए? आप कह सकते हैं 你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手是谁？你 आप या तुम 你最喜欢 सबसे अधिक पसंद 最喜欢歌手 गायक या गायिका 歌手是 होना 是谁 कौन सा 谁？你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手是谁？आपको सबसे अधिक कौन सा गायक पसंद है? आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 你最喜欢的歌手是谁？我最喜欢刘德华。 मुझे मालूम है कि ये गीत इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इस वाक्य को आप चीनी में कह सकते हैं 这首歌最近特别流行。这首歌最近特别流行。这 ये 这首 गीत की संख्या वाचक शब्द 首 歌 गाना या गीत 歌 最近 आजकल 最近特别 बहुत अत्यंत 特别流行 लोकप्रिय 流行。这首歌最近特别流行。这首歌最近特别流行。ये गीत आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। आइए सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत। 这首歌最近特别流行。是吧？我挺喜欢听的。 आए अब हम आज के पाठ की सारी बातचीत दोहराएं। 你平时喜欢听什么音乐？你平时喜欢听什么音乐？平时 प्रायः 平时喜欢听 सुनना पसंद 喜欢听什么 क्या कौन सा 什么音乐 संगीत 音乐？我就爱听摇滚乐 मुझे सिर्फ रॉक म्यूजिक पसंद है 我就爱听摇滚乐。就 केवल या सिर्फ 就爱听摇滚乐 रॉक म्यूजिक सुनना पसंद 爱听摇滚乐。你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手 आपका सबसे पसंदीदा गायक 你最喜欢的歌手？这首歌最近特别流行。这首歌最近特别流行。这首歌 ये गीत 这首歌特别流行 बहुत लोकप्रिय 特别流行。 अच्छा अब हम आज के पाठ की सारी बातचीत सुने। बातचीत एक 你平时喜欢听什么音乐？有时听民歌，有时呢听流行歌曲。 बातचीत दो 你平时喜欢听什么音乐？我就爱听摇滚乐。 बातचीत तीन 你最喜欢的歌手是谁？我最喜欢刘德华。 बातचीत चार 这首歌最近特别流行。是吧？我挺喜欢听的。 अच्छा आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश वत्स और शाओथांग को आज्ञा दें। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक
दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।